हर मिडिल क्लास लड़का ये चाहता है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो कभी घर वालों के ऊपर बोझ ना डाले। भगवान आप मुझे एक मौका दे दो, मैं किसी भी तरह सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाऊँ। जहाँ लोगों का एनुअल पैकेज होता है उससे ज़्यादा मेरे ऊपर कर्ज हो चुका था और फिर मैंने सोचा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए 2 साल के अंदर हमें कामयाबी चाहिए ही चाहिए। और उसके मात्र 11 महीने के अंदर बिज़ गुरुकुल $1 बिलियन स्टार्टअप बन गया। आप जान गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। हम बात कर रहे हैं बिज़ गुरुकुल के को फाउंडर रोहित शर्मा की। आज हम कवर करेंगे रोहित शर्मा की पूरी बायोग्राफी। शहर मेरठ, आप लोगों ने बहुत सारी शादियां तो देखी होंगी। शादियों में जनरली सीन क्या रहता है कि लड़का और लड़की यानी दूल्हा और दुल्हन के रिश्तेदार सब तैयारी में लगे होते हैं, लेकिन इस शादी का सीन कुछ डिफरेंट था। यहाँ पे 20-25 रिश्तेदार एक लड़के को बिठा के उसके आसपास घेरा लगा के उसे कन्विंस करने में लगे थे कि तू अपना बिजनेस बंद कर दे, एक सरकारी नौकरी पकड़ ले। और ये कहानी है रोहित शर्मा की। वहाँ पर मैं किसी भी तरह अपने आंसू को रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था, क्योंकि उन रिश्तेदारों का एक एक ताना मेरे सीने के आर पार जा रहा था। किसी को भी विश्वास नहीं था कि मैं मेरे बिज़नेस में कामयाब हो सकता हूँ, लेकिन मुझे खुद पर और अपने सपने पे पूरा भरोसा था। और मुझे इस बात का पक्का यकीन था कि जो सपना मैंने 9th स्टैंडर्ड में लिया था, मैं एक दिन एंटरप्रेन्योर बनूँगा, उस सपने को मैं पूरा करूँगा। रोहित शर्मा जो दिल्ली में जन्मे और उनके फादर एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। बात मैं आपको बता रहा था 9th स्टैंडर्ड की। जब मैंने एंटरप्रेन्योर बनने का सपना लिया, मैं केवल 14 साल का था और शुरू से पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे पढ़ने से मन हटने लग गया, क्योंकि मैंने ये देखा कि मेरे घर वाले बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मेरा पढ़ने में ध्यान नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं केवल एक चीज़ चाहता था कि मेरे घर में वो सारा सुख और समृद्धि हो जो मैं देखना चाहता था। मैं देखता था कि पैसे की प्रॉब्लम की वजह से स्कूल की फ़ीस अक्सर लेट हो जाती थी। किसी शादी या फंक्शन में जाना होता था, ऐसा सीन होता था कि मानो खुशी का मौका ही नहीं है, बल्कि कोई टेंशन की बात हो गई है। और इसी तरह की कई सारी परेशानियां मुझे झेलनी पड़ती थी। उसकी जगह पर मैं जब दूसरे रिश्तेदारों को देखता था तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी थी, क्योंकि वो लोग बिज़नेस करते थे और उनके पास अच्छा खासा पैसा था। मैं उसी वक्त ढूंढने लग गया कि मुझे कोई ना कोई मौका मिले जिससे मैं कुछ पैसा कमा के अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकूं। मैं बचपन से ही स्टेज पर बहुत अच्छा बोलता था, मेरी पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी थी और इसका मुझे बहुत शौक़ भी था। और इसी वजह से मुझे एक बार स्कूल में मौका मिला एक स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का। मैंने वहाँ पार्टिसिपेट किया और सेकंड प्राइज़ जीता। सेकंड प्राइज़ जीतने में जो प्राइज़ था वो एक लिफाफे के रूप में मुझे मिला। जैसे ही मैंने वो लिफाफा खोला, उसके अंदर 400 के नोट थे। उस प्राइज़ में मुझे 400 रुपये मिले और उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। मेरी ज़िंदगी का शायद सबसे कीमती लम्हा था, क्योंकि उस 400 रुपये की वजह से मैं मेरी फैमिली को सपोर्ट कर पाया और हम एक फ़ंक्शन में जा पाए। और मैं आज भी इस बात को मानता हूँ कि मुझे मेरे 10th स्टैंडर्ड में 91% स्कोर करके वो खुशी नहीं मिली जितनी उस दिन 400 रुपये कमा के मुझे खुशी मिल पाई। मैंने खुद को पुश किया और एक ठीक ठाक से इंजीनियर कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया। बीटेक जब मैं कर रहा था तो पहले साल के अंदर मैं फिर से उसी खोज में जुड़ गया कि मुझे कोई ना कोई मौका मिल जाए जिससे मैं मेरी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद कोई ढंग का मौका मुझे नहीं मिला। पर वो दिन मुझे आज भी याद है। फर्स्ट ईयर ऑलमोस्ट एंड हो रहा था और मैं दिल्ली में कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के एस्केलेटर से नीचे उतर रहा था और नीचे उतरते उतरते मैंने देखा वहाँ पे एक शख्स खड़ा था। उस शख्स ने मुझे रोका, उसने मुझसे बातचीत करी और वहाँ से मुझे पता लगा एक ऐसे बिज़नेस मॉडल के बारे में जो मेरे लिए एक बहुत ज़बरदस्त और पहला माइलस्टोन बन गया। वो इंडस्ट्री थी डायरेक्ट सेलिंग, जिसमें एक मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली कस्टमर तक पहुँचाता है और उस प्रमोटर को उसमें से शेयर मिल जाता है। इस बिज़नेस मॉडल को समझने के बाद मुझे ये यकीन हो गया कि यहाँ से मैं वो सारे स्किल्स डेवलप कर सकता हूँ जो मुझे आगे एंटरप्रेन्योर बनने में हेल्प करेंगे। अपॉर्चुनिटी के साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज भी मेरे सामने आया और वो चैलेंज था कि इसको स्टार्ट करने के लिए मुझे कम से कम 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। अब जाहिर सी बात है मेरे पास तो 1 रुपये भी नहीं थे इन्वेस्ट करने के लिए। मैंने सोचा कि मैं क्या करूं कि वो 10,000 रुपये आए, घर वालों से मांग नहीं सकता और कोई सोर्स मेरे पास था नहीं और बहुत बड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि रिस्क भी बहुत बड़ा था। लेकिन उस वक्त मैंने एक लाइन सोची जो मेरे लिए मेरी पूरी ज़िंदगी में कामयाबी का सबसे बड़ा मूल मंत्र बन गई। वो ये कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। मैंने यह सोचा कि किसी ना किसी तरीके से मैं 10,000 रुपये अपने दोस्तों से उधार ले लेता हूँ। अगर कुछ अच्छा हो गया तो उनको ये पैसे आराम से रिटर्न कर दूँगा और अगर लॉस हो गया, इस बिज़नेस में फेल हो गया, तो भी किसी ना किसी तरह से ट्यूशन पढ़ाएंगे दोस्तों को और अपने दोस्तों को पैसा रिटर्न कर दूँगा।
ऐसा करके मैंने मेरी लाइफ का पहला सबसे बड़ा रिस्क लिया उन 10,000 का। तो ये बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद कॉलेज ख़त्म होते ही हर रोज़ मैं दिल्ली के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक जाता था अपने बिज़नेस को डेवलप करने के लिए। कभी बस में, कभी मेट्रो में, भूखे प्यासे, सर्दी गर्मी, धूप बरसात, कैसा भी मौसम हो, मैंने ये रूल बना लिया कि मुझे हर रोज़ काम करना ही करना है। और उसी वजह से मुझे सेल्स, मार्केटिंग, लीडरशिप, ह्यूमन साइकोलॉजी, बिजनेस, इन सब के बारे में मुझे अमेजिंग स्किल सीखने को मिली, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को एक ज़बरदस्त डायरेक्शन दी। तो मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ 2014 के अंदर, और अगले 3 सालों में मैंने छोटे छोटे स्टेप्स करने की कोशिश की। उन स्टार्टअप्स के लिए मैं घर में पैसा नहीं लेना चाहता था, और आप जानते हैं ये वाली बात, हर मिडिल क्लास लड़का ये चाहता है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो कभी घर वालों के ऊपर बोझ ना डाले। मैंने भी ऐसा ही किया। पहली 10,000 की इन्वेस्टमेंट में भी मैंने घर वालों को परेशान नहीं किया था, और उस वक्त भी मैंने ये सोचा कि नहीं, मैं अपने दम पर अपना बिज़नेस करूँगा। दोस्तों से उधार लिया, बिज़नेस किया, चला, फिर से उधार लिया, बिज़नेस किया, नहीं चला, और ऐसा करते करते मेरे ऊपर 4 लाख रुपए का कर्ज़ा हो गया। 27 साल की उम्र में जहाँ लोगों का एनुअल पैकेज होता है या इतना वो कर लेते हैं, उससे ज़्यादा मेरे ऊपर कर्ज़ा हो चुका था। और इसी वजह से मेरे घर वालों ने मुझे फोर्स करना शुरू किया कि अब तुझे गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना चाहिए। तो घर वालों को प्रेशर करने पर मैंने गवर्नमेंट जॉब की एग्ज़ाम दिया और उसको क्लियर भी कर दिया। और फिर लेकिन अंदर का जो एंटरप्रेन्योर रोहित शर्मा था ना, वो ये कह रहा था मुझे साफ और इंडिपेंडेंट लाइफ चाहिए। आई वॉन्ट अ लाइफ ऑफ ड्रीम। मैं अपनी शर्तों पे, अपनी आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी जीना चाहता था। उस दिन मैंने खुद से ये कमिटमेंट की कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अगले 2 साल के अंदर मैं कामयाबी का शिखर हासिल करके रहूँगा। मैंने फिर से मेहनत करना स्टार्ट किया, और अब की बार मैं एज अ ट्रेनर, मुझे बहुत अच्छी सक्सेस मिलना शुरू हो गई। मैं ट्रेनिंग का बिज़नेस करने लगा, और 2019 का अंत होते होते मैंने एक स्टार्टअप भी लॉन्च किया मेरे कुछ दोस्तों के साथ मिलके, जो एक फ्रेंडली सेगमेंट के अंदर था। बिज़नेस अच्छा चल रहा था, धीरे धीरे ग्रोथ भी आने लग गई। उस दौरान 2020 जनवरी में मैं और एक दोस्त मेरे पास आया एक डिजिटल बिज़नेस का आइडिया लेके। हम दोनों मिलकर हमारे मेंटर मिस्टर केशव लाल के पास आए, और तीनों ने मिलकर उस आइडिया को डिस्कस किया। वो आइडिया हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उस आइडिया में हिंदुस्तान को डिजिटल स्किल्स बनाने की, हम लोगों को वो एजुकेशन दे सकते हैं जो आज का यंगस्टर चाहता है। हमने इस बिज़नेस को बिल्डअप करना स्टार्ट किया, और वो डाउन में चला गया। अब हमारे पास 2 रास्ते थे कि सारी चीज़ें ठीक होने का इंतज़ार करते, या फिर हर बार की तरह एक मंत्र सोचें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, फेल ही तो हो जाएंगे ना, फिर से कुछ नया कर लेंगे। और इस सोच के साथ हमने 24 मार्च 2020 को लॉन्च किया। लेकिन इसके बावजूद हमने मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। 2020 को लॉन्च किया बिज़ गुरुकुल, हमने मेहनत करना स्टार्ट कर दिया, और अगली 1 साल में मैंने 365 वेबिनार लिया। मतलब कि हर एक दिन वेबिनार मैंने लिया। मेरी पूरी टीम मिलके हमने भूख प्यास, तबीयत कितनी भी ख़राब है, सर दर्द हो रहा है, मैंने कुछ नहीं सोचा, किसी की चिंता नहीं करी। हमने सिर्फ एक चीज़ पे फोकस किया कि जहाँ बाकी लोग घर पे बैठ के नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं कोरोना के टाइम के अंदर, हम लोग उस दौरान बैठकर लोगों के लिए बहुत सारी क्वालिटी ट्रेनिंग बना रहे थे और अपने सपोर्ट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, जिससे कि बिज़ गुरुकुल में आने वाला हर एक स्टूडेंट पैसे, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन से लेके हर चीज़ उसको मिल पाए। मात्र अगले 11 महीने के अंदर बिज़ गुरुकुल $1 बिलियन स्टार्टअप बन गया। यानी एक ऐसा बिज़नेस जिसका 1 साल के अंदर लगभग 8 से 10 करोड़ का टर्नओवर हो गया। तो 400 के पहले कैश प्राइस को जीतने से लेकर 10,000 उधार लेने के इन्वेस्टमेंट करने से पहले साल के अंदर 10 करोड़ का टर्नओवर जनरेट करने तक था हमारा सफ़र। आगे हम बहुत कुछ डेवलप करने वाले हैं अपनी कंपनी के अंदर, जिसका नाम है बिज़ गुरुकुल। तो ये थी पूरी कहानी बिज़ गुरुकुल के को-फाउंडर मिस्टर रोहित शर्मा की। आई होप कि आपको इस बायोग्राफी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, पता चला होगा कि कितना ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ता है तब जाके कामयाबी मिलती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो, ये बायोग्राफी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आपको ये बायोग्राफी पसंद आई तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर देना, जिससे और भी आने वाली बायोग्राफीज़ आपसे बिल्कुल भी मिस आउट ना हो पाए। ऑल द वेरी बेस्ट।